नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 बचपन, जो कि लिया गया है कक्षा 6 विषय हिंदी किताब वसंत से। हम इस अध्याय को पढ़ेंगे और अंत में इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। इसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कई ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरों की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई उस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी
कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिस पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सर्दी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब को कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात के टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी की, मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। लेखक कृष्णा सोबती। तो दोस्तों, हमारा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब हम करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न अभ्यास। संस्मरण से। प्रश्न 1, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। उत्तर, बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। प्रश्न 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। उत्तर, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। का, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। खा, पहले कुल्फी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई। कचौड़ी समोसा अब पैटीज में बदल गया है। गा, फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले लिया है।
उनके समय में कोक नहीं लेमनेड विम्टो मिलती थी। प्रश्न 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। उत्तर, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। प्रश्न 4, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थीं? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। उत्तर, लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फ़ी, शहतूत, फॉल्से के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मज़े ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल और चेस्टनट था। अगला भाग संस्मरण से आगे। प्रश्न 1, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं? उनके नाम लिखो। उत्तर, आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं कंप्यूटर, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक आदि। इनके प्रति हम आज ज़्यादा आकर्षित होते हैं। प्रश्न 2, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। तो दोस्तों ये आप स्वयं कीजिए। अगला भाग अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। उत्तर, लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थीं। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुँचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थीं। संध्या के समय धुंधलके में गहराते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल की दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। प्रश्न 2, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। उत्तर, इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा, जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही हैं। अगला भाग भाषा की बात। प्रश्न 1, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि। भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। उत्तर, क्रिया भाववाचक संज्ञा। गूंजना का गूंज, उभार उभरना, दौड़ना दौड़, चढ़ना चढ़ाई। क्रिया चाल भाववाचक संज्ञा चलन। क्रिया गहराना भाववाचक संज्ञा गहराई। क्रिया खींचना भाववाचक संज्ञा खींच। क्रिया बदलना भाववाचक संज्ञा बदलाव। प्रश्न 2, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। उत्तर, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, 2 दर्जन, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। खा, 2 किलो अनाज दे दो, 2 किलो, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। गा, कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। घा, सभी लोग हंस रहे हैं, सभी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ड़ा,
तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तुम्हारा सर्वनामिक विशेषण बहुत। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण सुंदर। गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 3, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखो। उत्तर: का, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। खा, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग, हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। घा, अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। डा, यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। अगला भाग, कुछ करने को। प्रश्न 1, अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे और पोशाक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखोगे? अपनी कल्पना से पोशाक का डिज़ाइन बनाओ। तो दोस्तों, ये आप स्वयं करना। छात्र अपनी कल्पना से डिज़ाइन बनाएं। लड़के कोट पैंट या कुर्ता पजामे का डिज़ाइन बना सकते हैं और लड़कियां फ्रॉक या सलवार कमीज को डिज़ाइन बना सकती हैं। यह भी लिखें कि पोशाक बनाते समय आप किस बात का ध्यान रखेंगे: पहनने में सुविधा और आराम का या आधुनिकता और कारीगरी का। प्रश्न 2, 3-3 के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने इकट्ठा करके कक्षा में बताओ। इन नमूनों को छूकर देखो और अंतर महसूस करो। यह भी पता करो कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल है। दोस्तों, ये प्रश्न भी आप स्वयं कीजिएगा। प्रश्न 3, हथकरघा और मिल के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करो। संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर भी जानकारी इकट्ठा करो। उत्तर: हथकरघा पर हाथ से कपड़े बनाते हैं, जो मिल में मशीन के द्वारा। छात्र किसी कारखाने का भ्रमण कर यह जानने का प्रयास करें कि कपड़े बनाने की प्रक्रिया क्या है। चौथा, हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। कक्षा के बच्चे और शिक्षक इनके विविध रूपों के बारे में बातचीत करें। तो दोस्तों, ये भी आप स्वयं कीजिएगा। यहाँ हमारे अध्याय के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम करते हैं अतिरिक्त प्रश्नोत्तर, बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, का बचपन पाठ किसकी रचना है? उत्तर: कृष्णा सोबती। खा, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या काम करती थी? उत्तर: वह अपने मोजे व जूते पॉलिश करती थी। गा, लेखिका का जन्म किस सदी में हुआ था? उत्तर: 20वीं सदी। घा, पहले गीत संगीत सुनने के क्या साधन थे? उत्तर: ग्रामोफोन। ड़, हर शनिवार लेखिका को क्या पीना पड़ता था? उत्तर: ऑलिव ऑयल। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, इस संस्मरण में लेखिका किसकी चर्चा कर रही है? उत्तर: इस संस्मरण में लेखिका अपने बचपन की चर्चा कर रही है। प्रश्न 2, लेखिका का जन्म किस सदी में हुआ था? उत्तर: 20वीं सदी में। प्रश्न 3, लेखिका को सप्ताह में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी? उत्तर: लेखिका को सप्ताह में 1 बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। प्रश्न 4, हर शनिवार को लेखिका को क्या पीना पड़ता था? उत्तर: हर शनिवार को लेखिका को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। प्रश्न 5, दुकान में किस ट्रेन का मॉडल था? उत्तर: दुकान में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी? उत्तर: लेखिका बचपन में कुल्फ़ी, शहतूत, फॉल्से के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मज़े ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल और चेस्टनट हैं। प्रश्न 2, लेखिका बचपन में कैसी पोशाक पहनना करती थी? वर्णन कीजिए। उत्तर: बचपन में लेखिका रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। उन्होंने पिछले दशकों में क्रमशः अनेक प्रकार के पहनावे बदले हैं। लेखिका पहले फ्रॉक, उसके बाद निकरबॉकर, स्कर्ट, लहंगे पहनती थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेखिका 3 तरह की फ्रॉक इस्तेमाल किया करती थी। एक नीली पीली धारी वाला फ्रॉक था जिसका कॉलर गोल होता था। दूसरा हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक था जिसमें गुलाबी फ्रिल लगी होती थी। लेमन कलर के बड़े प्लेटों वाले गर्म फ्रॉक का जिक्र करती हैं जिसके नीचे फर टॉकी थी। प्रश्न 3, चश्मा लगाते समय डॉक्टर ने क्या भरोसा दिया था? उत्तर: चश्मा लगाते समय डॉक्टर ने आश्वासन दिया था कि कुछ दिन चश्मा पहनने के बाद चश्मा आंखों से उतर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए लेखिका स्वयं को ही जिम्मेदार मानती हैं।
दिन की रोशनी में ना काम कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण उनका चश्मा कभी नहीं हटा। प्रश्न 4, टोपी के संबंध में लेखिका क्या सोचती थी? उत्तर, लेखिका बचपन के दिनों में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती थी। उनके पास कई रंगों की टोपियां थीं। उनका कहना है कि सिर पर हिमाचली टोपी पहनना आसान था, जबकि सिर पर दुपट्टा रखना थोड़ा कठिन काम। प्रश्न 5, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में क्या क्या बदलाव हुए हैं? पाठ से मालूम करके लिखिए। उत्तर, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में और रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। बचपन में लेखिका रंग बिरंगी पोशाकें पहनती थी, जैसे पहले फ्रॉक, उसके बाद निक्करबॉकर, स्कर्ट, लहंगे इत्यादि। वर्तमान परिवेश में वे चूड़ीदार पजामी और ऊपर से घेरेदार कुर्ता पहनती हैं। दोस्तों, हमारा अध्याय 2 बचपन यहाँ समाप्त होता है। हमने इस अध्याय को पढ़ा, इस पाठ के प्रश्नोत्तर करें और साथ ही अलग से हमने अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी करें जो आपके एग्जाम में आपके काम आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और बड़ों का आदर करें। धन्यवाद।